टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर के इटावा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ समाजवादी नेता माता प्रसाद पांडे द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इटावा स्थित माता प्रसाद पांडे जायसवाल इंटर कॉलेज परिसर में हुआ। आपको बता दें जिसमें सैकड़ों रोजेदार और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। पवित्र रमजान माह के दौरान आयोजित इस इफ्तार पार्टी में लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया है और आपसी भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया है। इफ्तार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोजेदार और साथ ही उन लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यह परंपरा तब से निभा रहे हैं जब वह विधायक भी नहीं थे। उनका कहना है कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और साथ ही देश का क्या माहौल है, क्या कहा जा रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये इफ्तार पार्टी तब से कर रहा हूं जब मैं एमएलए भी नहीं था। मैं इसलिए करता हूं कि जो लोग नफरत फैलाते हैं उनकी नफरत को कुचला जा सके। रोजा इफ्तार पार्टी भाईचारे को बढ़ाती है। हम इफ्तारी भी कराते हैं, फलाहार भी कराते हैं और होली मिलन भी करते हैं। इस दौरान उन्होंने डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के विवादित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मुसलमानों को लेकर दिया गया बयान बेहद गलत है और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश के लिए महान योगदान देते हैं और साथ ही ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। हाँ, आप हर साल रोजा अफ्तार कराते हैं जबकि देश का माहौल कुछ और ही कह रहा है, क्या कहना है? अब देश का माहौल क्या कह रहा है मैं नहीं जानता। हम तो ये जब एमएलए नहीं थे तब से करते हैं और ये मैं इसलिए करता हूँ जिससे जो हमारा जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनकी नफरत को हम कुचल सकें। अफ्तारी भाईचारा बढ़ाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, अफ्तारी कराता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को, तो हमारा मेल मिलाप बढ़ता है और जो नफरत करने वाले हैं उनको इसमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि हम अफ्तारी कराते हैं, हम होली मिलन भी कराते हैं, हम नवरात्र में फलाहार भी कराते हैं, हम सभी काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो रोज टिप्पणी करते हैं कि अफ्तारी करा। मेरा क्षेत्र मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कुछ नहीं तब से अफ्तारी कराता हूँ। अफ्तारी हमारे भाईचारे को बढ़ाता है, हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में संबंध स्थापित करने का एक अच्छा अवसर है और इसमें उनको हम अफ्तारी कराते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे उनके संबंध में जो कटुता होगी अपने आप दूर हो जाएगी। और ये लोग दिन भर नफरत करते हैं। अफ्तारी कौन का है? अपना दिन भर नफरत फैलाते हैं, नफरत फैला करके एक वर्ग विशेष को अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं और इनकी इस नफरत का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा अपने पार्लियामेंट में इनको शिकस्त दिया। ये धर्म की राजनीति की बात करते हैं। अयोध्या को लेकर इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि अयोध्या में जनता ने इनको सबक सिखा दिया और पार्लियामेंट की सीट इनको हरा दिया। हाँ, डुमरियागंज से पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र सिंह, वो आए दिन विवादित बयान देते हैं। होली मिलन समारोह में उन्होंने मुसलमानों को राक्षस और कुकुर मुत्ता कहा था, क्या कहेंगे? अब देखिए, वो बहुत विद्वान आदमी है और बड़े ज्ञाता हैं। अब उनकी भाषा को मैं क्या कहूँ। मुसलमान राक्षस नहीं है, इस देश पे मुसलमानों ने बनाया है, इन लोगों ने भी अपना काम किया है और सब सहयोग से देश आगे बढ़ता है। ये सोचते हैं अकेले हम कर लेंगे, संभव नहीं है। जो इन्होंने कहा है गंदी बात है, उन्हें नहीं कहना चाहिए। मैं इस बात की निंदा करता हूँ।
खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़हौली ओवरब्रिज की घटना है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज पर पलटी है। गाड़ी में सवार थे पति और पत्नी। हादसे के बाद दोनों पति पत्नी बताए जा रहे सुरक्षित। घटना के बाद मौके पर मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्टेट हाईवे प्राधिकरण। हिंदूवारी से उमरौक घर जा रहे थे कार सवार राम श्रृंगार चौधरी और उनकी पत्नी ज्योति थी गाड़ी में सवार। मौके पर राहत और साथ ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में शनिवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पन्नूगंज रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया है। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। आटा चावल दाल चीनी बच्चों की पढ़ाई और पूरा बजट बिगड़ चुका है। आम आदमी की थाली से रोटी छिनती नजर आ रही है। महिला नेता गीता भारती ने भाजपा सरकार को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से रसोई का खर्च आसमान छू रहा है, जिसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ रहा है। वहीं सपा नेता मनीष त्रिपाठी ने कहा कि महंगाई ने देश और साथ ही प्रदेश की जनता को त्रस्त करके रख दिया है। आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मांग की? देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदेश की जनता से और देश की जनता से महंगाई के मुद्दे को लेकर कि अगर हम शासन में आते हैं तो महंगाई को दूर करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन जब से प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार महंगाई की आग में प्रदेश की जनता को और देश की जनता को ढकेलने का काम ये भाजपा सरकार ने किया है। आज 60 रुपए गैस सिलेंडर का दाम, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, 60 रुपए बढ़ा दिया गया और जो दुकानदार है 19 किलो वाला, उसका कमर्शियल 118 रुपए बढ़ा दिया गया। तो ये अच्छे दिन नहीं है। प्रदेश की जनता पर महंगाई लादने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए आज माताओं बहनों ने थाली बजाकर गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि वापस लो का नारा लगाया और ये सरकार लगातार प्रदेश की जनता पर महंगाई, आटा चावल दाल सरसों का तेल सब चीज महंगा कर दिया। तो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे रसोई गैस सिलेंडर हो, इसका दाम दूर किया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बृहद आंदोलन करेंगे। बहुउद्देशीय चौपन निषाद नाविक एवं मत्स्यजीवी सहकारी समिति का चुनाव शनिवार को संपन्न हो गया। चुनाव में सर्वसम्मति से सदाफल और साथ ही समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। उनको चुनाव के दौरान समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे और नव निर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान
सोनभद्र चुनाव विभाग की ओर से चोपन ब्लॉक में नवनियुक्त निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र प्रताप एवं सचिव दिलीप कुमार ने औपचारिक रूप से पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करते हुए चुने गए सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाए। इस दौरान उपाध्यक्ष पद के लिए भी सर्वसम्मति से राजा राम का चयन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सदाफल ने कहा कि समिति को मिलने वाली मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ समिति के सदस्यों तक पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्व में भी बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा कि पहले नदियों में मछली का ठेका दिया जाता था, लेकिन सेंचुरी घोषित होने के कारण उस पर रोक लग गई है। उन्होंने बताया कि बालू के ठेकों के कारण कई जगह नदियों का मार्ग बाधित हो गया है, जिससे नाव संचालक में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने मांग की है कि चोपन स्थित छठ घाट पर और साथ ही बजरंग घाट से अघोरी तक नौका विहार आम लोगों के लिए सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जो मछुआ समुदाय की आजीविका का प्रमुख साधन बन सकता है। हुई है। नाविक एवं मत्स्यजीवी सहकारी समिति का चुनाव हुआ है, इसमें अध्यक्ष आपको चुना गया है। इस समिति का क्या लाभ हो सकता है आपके बिरादरी को? इससे भैया ये जो हमारे योजनाएं आती है मत्स्य विभाग में, ये हमारे समिति से जो भी कार्य मिलेगा, हम चाहते हैं कि हमारे समाज को लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाना चाहते हैं। हम लोग जो भी काम हमारे समिति के नाम से आता है हम लोग लाभ दिलवाते हैं लोगों को, मछली के व्यवसाय संबंधी। इस समय सरकारी योजनाएं बहुत चल रही है मत्स्य की, जी सर। तो उन लोगों को लाभ मिलेगा इसका? हाँ मिलेगा सर, जैसे में बहुत से आ रहे हैं, योजना है ये केज यूज का है, मछली पालन का है, और समितियों को हमें सीढ़ी 5 के जलाशय का बृहता है काम लेकर हम लोग समिति को लाभ देते हैं, दिलवाते हैं, देते भी हैं। जैसे मत्स्य में यहाँ समिति में आपके बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए आप क्या लाभ दिलाना चाहेंगे? सर देखिए, हम क्या जो सरकार योजनाएं देगी उस काम को दिलवाएंगे हम, उसको उनको लाभ मिलेगा। जैसे और लाभों में आवास वास या इस सब की सुविधा है, मछुआ आवास है, तो वो सब किसी को दिलवाए अभी तक? हम बहुत पहले दिलवाए थे, मछुआ सब बहुत पहले दिलवाए थे, अब तो अभी नहीं दिलवाए हैं। हम तो चाहते हैं मेरे समिति के नाम से मछुआ आवास आएगा तो और अच्छी चीज़ है, हम अपने समाज को दिलवाएंगे, अपने समिति सदस्यों को। सरकार से और क्या मांग करना चाहते हैं जिससे कि इनकी जीविका अच्छी तरह चल सके? हमारे चाहते हैं कि हमारे ये समिति के नाम से बालू लोग ठेका हो, बड़े बड़े जलाशय टेंडर हो जो मत्स्य पालन के लिए है, वो हम सरकार चाहते हैं कि हमको हमारे समिति को दे, ताकि हम लोगों को बढ़िया कार्य करके लोगों को लाभ दें और दिलवाएं। नदियों में सबसे पहला अधिकार मछुआ समाज की होती है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि बहुत से लोग जो बाहरी हैं उनको बालू का ठेका दे दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं बालू का ठेका मिलना चाहिए? जी सर, पहले मछली ठेका हमारे समिति नाम से होता था, लेकिन उसको ये दिखा दिए कि ये सेंचुरी है, उसको बंद कर दिए मछली ठेका। सेंचुरी में बालू का खनन हो रहा है, तो वो सर तो हो ही रहा है, तो हम उसमें क्या कहने जाए। जैसे पहले नाविक लोग चोपन से अघोरी तक नाव से ही आते थे, मछली मारते थे, अपना जीविका चलाते थे। आज क्या है कि वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं नाव से। अब तो देखिए बालू के ठेकेदार लोग बड़े बड़े को नाव लगवा के बालू खिंचवाते हैं, उससे रास्ता में बाधित हो गया है, नौका विहार समाज लोग नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी वो है कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? चाहते हैं कि हमारा जो पहले से रास्ता पहले था आने जाने के नौका में चालू रहे, खाना सबको मिले, हमारा रास्ता वो न बंद करे। पूरे ठेकेदार लोग बजरंग घाट से अघोरी के लिए नौका विहार आम लोगों के लिए भी होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। हमारे समाज की जीविका है, वो नाव से लोग नौका पे जीने खाने व्यवस्था बना, मछली मत्स्य पालन मत्स्य आखिर करते हैं, तो बंद कर दिया गया है। पूरा रास्ते बंद कर देते हैं ठेकेदार लोग आकर, आगे जाकर मार नहीं पाते हैं, कहीं नहीं मार पाते, वो बंद है, उनका रास्ता आने जाने का रास्ता बंद है। ये अक्सर देखा जाता है बड़ी बड़ी मशीनों से, नाव से के वजह से कछुआ मछली मरती हैं नदी में। इससे देखिए भाई, जब गलत तरीके से वहाँ पे होगा खनन तो मरते हैं, कच्चे मर के सब मर जाते हैं। क्या घाटों पे घाट का निर्माण, पक्का निर्माण होना चाहिए? हाँ होना चाहिए सर, हम चाहते हैं ज़्यादा समाज को लाभ मिले और हमें समिति को बृहता मिले, समिति अपने तरफ से लेकर समाज को लाभ दिलवाए। क्या नाव भी बहुत से काम हम चाहते हैं, बहुत से काम दे हम लोग को। क्या जैसे सरकार ई रिक्शा देती थी सपा के सरकार में, क्या भाजपा सरकार में नाविकों को नाव मिलना चाहिए? नहीं, नाव तो देती है सरकार, नाव दे रही है। कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? जो ऑनलाइन करते हैं वो नाव मिलती है, इसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे, नाव मिलती है। जो करते हैं सरकार दे रही, भाजपा सरकार से बढ़िया मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका लाभ ले तो नहीं नाव दे रहा हम चाहते हैं कि हमारे समिति की तरफ से बालू का व्यवसाय मिले, बड़े बड़े काम मिले, हमें समिति को मिले,
समिति को मिले, समिति मिलेगा तो काफी लोगों की जीविका साधन होगा, काफी लोगों का। आपकी समिति में कितने सदस्य हैं? तो लगभग सर हमारा 75 लगभग है। ये संख्या बढ़ेगी अब? क्यों नहीं बढ़ेगी सर, हम बहुत पहले और कम थे, ज्यादा बढ़ाता हम तो, हमारे समिति में बहुत ज्यादा हमेशा ज्यादा है। मतलब अच्छा कार्य करेंगे तो सदस्य जुड़ते रहेंगे। जी जी सर, सरकार हमको समिति को लोन दे काम करने के लिए, बड़ा बड़ा काम दे, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन समस्या ये कि हमारे समिति में आय का स्रोत नहीं, पैसे की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार ये व्यवस्था दे दे कि नहीं समिति को लोन दिया जाए काम करने के लिए, इससे हमारी बड़ी अच्छी प्रबंधी होगी, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी जीविका हो जाएगी। हम लोग गरीब तबके के लोग, हमारे समाज के लोग हैं, पैसे की व्यवस्था हो नहीं पाती। अगर सरकार देती है तो बड़ी अच्छी चीज़ है। दो बाइकों व डंपर की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है। युवक के ऊपर उतरा डंपर का अगला पहिया। युवक की मौत से हुई मौके पर ही उसकी मौत। थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया है। बच्ची सहित 3 लोग हुए हैं घायल। घायलों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। थाना कुंवर गांव के गांव आहरुआ निवासी भानु प्रताप 27 वर्षीय पुत्र महेंद्र पाल ARTO चौराहे के पास हुआ सिविल लाइंस। और साथ ही बताया जा रहा कि बाइक सवार युवक सदाठेर कादर चौक नानी के घर अकेले जा रहा था, तभी अचानक डंपर बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि हादसे में कादर चौक पुलिस ने पकड़ लिया और साथ ही मृतक 5 भाई बहनों में इकलौता मृतक ITI की पढ़ाई कर रहा था। घायल चांदनी उम्र 8 वर्षीय पुत्री संजय निवासी उयानी छतुइया, संजय उम्र 28 वर्षीय पुत्र गजराल निवासी उजानी छतुइया निवासी है। मेरा नाम संजीव। कहाँ के रहने वाले हो? अहरुइया। कहाँ पड़ता है? थाना कुंवर गाँव। तो क्या घटना हुई है आपके भतीजे के साथ? ये घटना ये हुई थी, ये अपनी ननिहाल जा रहे थे सदाठेर। कहाँ जा रहे थे? सदाठेर ननिहाल है सदाठेर। कहाँ पड़ता है सदाठेर? ये पड़ता है थाना कादर चौक के पास है, शेखपुर के पास है। तो आ रहे थे तो मतलब पीछे से डंपर वाले ने टक्कर मार दी। सर के ऊपर से पहिया उतर गया। अगला अगला नहीं, अब ये नहीं पता। डंपर पकड़ गया है, वो कादर चौक है। इनकी मौके पे ही डेथ हो। तो घायल कौन कौन हुआ है? अकेले ही थे ये बाइक। बाइक पे क्या बजे की घटना हुई? लगभग 1:30 बजे। अच्छा, और भी कोई बाइक आपस में? हाँ, एक बाइक और पड़ी थी वहाँ, अब ये नहीं पता वो कहाँ की है। उसमें कोई घायल हुआ है क्या? हाँ, उनके साथ चोट लगी है। वो क्या लोग घायल हुए? उसकी हमें जानकारी नहीं। अच्छा, बताया जा रहा है 2-3 लोग घायल हुए। हाँ, शायद सुना है। एक बच्चा था और एक। क्या बजे की घटना होगी? 1:30 बजे। खबर बदायूं से है, जहां नील गाय ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा है। सड़क हादसे में पिता की मौत। सड़क हादसे में पुत्र बाल बाल बचा। बुजुर्ग की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना अलापुर के कस्बा म्याऊ निवासी प्रतिपाल 60 वर्षीय अनोखे लाल आज दोपहर करीब 11 बजे अपने घर से अपने बेटे आशीष 23 वर्षीय के साथ बाइक से उमरपुर गांव गमी की होली मिलने जा रहे थे। तभी बाइक पर बैठी बुजुर्ग रोड किनारे खड़े होकर लघुशंका कर रहे थे। तभी अचानक नील गाय ने उन्हें बुरी तरह से रौंद डाला है, जिससे बुजुर्ग पूरी तरह घायल हो चुके हैं। बुजुर्ग का बेटा आशीष उन्हें तुरंत म्याऊ सरकारी अस्पताल लेकर गया है। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और मृतक खेती किया करते थे। बेटा आशीष बाल बाल बच गया। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आशीष। कहाँ के रहने वाले हो? म्याऊ। तो क्या घटना हुई है पिताजी के साथ? ये लीली का टक्कर हुई थी, गांव जा रहे थे रास्ते में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? म्याऊ से जा रहे थे उमरपुर। क्या बजे की बात है? लैला बार होगी 11 बजे। कौन चला रहा था बाइक? बाइक हम चला रहे थे। फिर क्या हुआ? ऐसे लील गए, गाड़ी रोकी थी, लील गए। इनने बोला था पेशाब करेंगे, रोकने के लिए तो एकदम लील का आ गए था। फिर क्या हुआ? कहाँ ले गए फिर इन्हें? फिर उनसे लाए थे मेडिकल। वहाँ क्या क्या दिया? उनसे कहा तो ख़त्म ही हो गए थे रास्ते में। क्या करते थे? काम खेती बाड़ी काम करते थे वो। बताइए थे आप, बाइक आप चला रहे थे?
तो होली में नहीं आ रहे थे क्या? हाँ होली मिलने जा रहे थे। सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई गई सामूहिक नमाज। आपको बता दें, एक महिला अध्यापिका और एक अध्यापक पर नमाज पढ़वाने का आरोप है। रमजान के महीने में कई बार हुई सामूहिक नमाज। एक अन्य महिला अध्यापिका के विरोध करने पर रोकी गई नमाज। गांव में मस्जिद नहीं होने पर एक घर में भी सामूहिक नमाज पढ़ाने का माहौल और साथ ही बच्चों का बयान। रीना मैम और अरविंद सर ने स्कूल के कमरे में पढ़वाई सामूहिक नमाज। धमकी दी, अगर किसी ने विरोध किया तो नौकरी जाएगी, स्कूल से काट देंगे नाम। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जताया सामूहिक नमाज का विरोध और स्कूल स्टाफ से बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक हुई है। कहा, अगर नमाज हुई तो करेंगे हनुमान चालीसा पाठ। अपर प्राइमरी यूपीएस स्कूल रिसौली का मामला बताया जा रहा, अभी तक सामने नहीं आया कोई भी आधिकारिक बयान। इस बार नमाज हुई थी क्या? हुई थी। कौन सा दिन था वो? अच्छा, बृहस्पतिवार को हुई थी। और किसी टीचर ने विरोध नहीं किया इसका? किसने किया? किरण मैडम। और बड़े सर की अनुमति के साथ हुई थी? अच्छा ठीक। उनको पता नहीं है इस बारे में? पता तो है। फिर उन्होंने किसी टीचर से नहीं कहा कि नमाज नहीं होगी? कहा था। फिर टीचरों ने क्या कहा था? नौकरी से निकलवा देंगे। अच्छा, रीना मैडम कहती है। ठीक। हमारे लिए बच्चों के जरिए पता चली थी। एक स्कूल का मामला सामने आया है जहाँ पर बच्चों को स्कूल में नमाज पढ़ाई गई है, बच्चों का कहना है। क्या है पूरा मामला? ये सोशल मीडिया द्वारा जो चल रहा, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उस संबंध में जानकारी हुई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय रिसौली ब्लॉक अमियापुर में ये जूनियर स्कूल वहाँ पे है। उस विद्यालय में ये पता चला है सोशल मीडिया के द्वारा कि वहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद बदायूं मांग करता है जिला प्रशिक्षण अधिकारी से उन तो स्कूल की जांच कराकर उन जो भी दोषी हों कर्मचारी उसमें अध्यापक, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अन्यथा कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद जिला प्रशिक्षण अधिकारी का घेराव करेगा और अन्य अधिकारी से मिलेगा। एक स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा? मैं अरविंद शर्मा, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष उजानी। हमारे उजानी पास एक रिसौली गांव पड़ता है, बिरसी विधानसभा 114। उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई कि वहाँ पर बच्चों को नमाज इस साल भी पढ़ाई गई और पिछली साल भी पढ़ाई गई। तो मैंने अपने संगठन के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मुझे आदेश हुआ वहाँ जाके पता करें, जानकारी लें। मैंने गांव में जानकारी ली जाकर, तो ये जो भी अध्यापक हैं जिन्होंने स्कूल में ये पढ़ाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इनका एक उद्देश्य होता है कुछ दूसरे समुदाय के लोगों के कि बच्चों को नमाज पढ़ाएं, जिससे दूसरे विशेष बच्चों पर जो है हिंदू समाज के बच्चों पर इसका असर पड़ा है। तो ये अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का घेराव करेंगे और इसकी न्याय की मांग करते हैं। इस बार नमाज हुई थी क्या? हुई थी। कौन सा दिन था वो? अच्छा, बृहस्पतिवार को हुई थी। और किसी टीचर ने विरोध नहीं किया इसका? किसने किया? किरण मैडम। और बड़े सर की अनुमति के साथ हुई थी? अच्छा ठीक। उनको पता नहीं है इस बारे में? पता तो है। फिर उन्होंने किसी टीचर से नहीं कहा कि नमाज नहीं होगी? कहा था। फिर टीचरों ने क्या कहा था? नौकरी से निकलवा देंगे। अच्छा, रीना मैडम कहती है। ठीक। हमारे लिए बच्चों के जरिए पता चली थी। एक स्कूल का मामला सामने आया है जहाँ पर बच्चों को स्कूल में नमाज पढ़ाई गई है, बच्चों का कहना है। क्या है पूरा मामला? ये सोशल मीडिया द्वारा जो चल रहा, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उस संबंध में जानकारी हुई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय रिसौली ब्लॉक अमियापुर में ये जूनियर स्कूल वहाँ पे है। उस विद्यालय में ये पता चला है सोशल मीडिया के द्वारा कि वहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद बदायूं मांग करता है जिला प्रशिक्षण अधिकारी से उन तो स्कूल की जांच कराकर उन जो भी दोषी हों कर्मचारी उसमें अध्यापक, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अन्यथा कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद जिला प्रशिक्षण अधिकारी का घेराव करेगा और अन्य अधिकारी
से मिलेगा। एक स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा कैसे? मैं अरविंद शर्मा बिस्नुपुर जेलुबा उपाध्यक्ष उजानी। हमारे उजानी पास एक रिसोली गांव पड़ता है, बिरसी विधानसभा 114। उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई कि वहाँ पर बच्चों को नमाज इस साल भी पढ़ाई गई और पिछले साल भी पढ़ाई गई। तो मैंने अपने संगठन के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मुझे आदेश हुआ वहाँ जाके पता करें, जानकारी लें। मैंने गांव में जानकारी ली जाकर, तो ये जो भी अध्यापक हैं जिन्होंने स्कूल में ये पढ़ाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इनका एक उद्देश्य होता है कुछ दूसरे समुदाय के लोगों के कि बच्चों को नमाज पढ़ाएं, जिससे दूसरे विशेष बच्चों पर जो है हिंदू समाज के बच्चों पर इसका असर पड़ा है। तो ये अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का घेराव करेंगे और इसकी न्याय की मांग करते हैं। जनपद बदायूं के मूसाझार थाना क्षेत्र के गांव मनकापुर कौर के रहने वाले प्रमोद कुमार पाठक काफी समय पहले 32 सिविल लाइन बदायूं में मकान बनाकर रहने लगे। उनकी 2 बेटे थे और साथ ही अभिषेक पाठक और आयुष पाठक। बड़ा बेटा अभिषेक पाठक दिल्ली में किसी कंपनी में सिविल इंजीनियर है और अपने बच्चों के साथ दिल्ली मयूर विहार में रहकर गुजारा करता है। आयुष पाठक प्रमोद पाठक का छोटा बेटा है जिसकी प्रारंभिक शिक्षा बदायूं में ही हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद वह दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज में बीएससी करने लगा। बीएससी करने के बाद जेएनयू से आपदा प्रबंधन एमए कर रहा है और आयुष पाठक एमए करने के साथ साथ यूपीएससी परीक्षा की भी तैयारी करता है। लगातार 20 घंटे पढ़ाई करने के बाद तीसरी बार उसने यूपीएससी के कल घोषित हुए रिजल्ट में 215वीं रैंक हासिल करके बदायूं का नाम रोशन किया है। वहीं आयुष के पिता प्रमोद कुमार पाठक का कहना है कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलती थी जिससे काफी मदद हो जाती थी। मेरा बेटा लगातार 20 घंटे पढ़ाई करता था और पढ़ाई का ही परिणाम है जो उसने परीक्षा पास की है। प्रमोद पाठक साधारण ब्राह्मण है जो ज्योतिष का काम करते हैं और यूपीएससी परीक्षा में पास होने के बाद आयुष पाठक के परिवार और मोहल्ले एवं जनपद में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। पाठक जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो फिलहाल कहाँ पे रह रहे हैं? हमारा नाम जो है प्रमोद कुमार पाठक है। हम जो है कौर मनिकापुर गांव है, दातानी तहसील में, वहाँ के रहने वाले हैं और वर्तमान में 32 सिविल लाइन्स बदायूं में रह रहे हैं। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटा हैं। बड़ा बेटा अभिषेक पाठक, छोटे वाले बेटा जो है वो आयुष पाठक। अच्छा, ये बताइए, आपके छोटे वाले बेटे आयुष पाठक ने जो यूपीएससी की 215वीं रैंक प्राप्त की है, तो किस तरीके का फील महसूस कर रहे हैं? बहुत प्रसन्नता हो रही है। अच्छा, ये कितने घंटे पढ़ाई करते थे? लगभग 20 घंटे पढ़ाई करते थे। अच्छा, कोई फाइनेंशियली आपके लिए कोई दिक्कत वगैरह आई हो, क्योंकि आप एक ज्योतिष का काम भी करते हैं और आप एक ब्राह्मण भी हैं, तो इस तरीके की कोई दिक्कतें आई हों? ऐसा है ना, प्रारंभ में जो है इनको जो है स्कॉलरशिप मिलती रही। जो है इंटर क्लास में इनके जब नंबर आए तो उसी के आधार पर इनको जो है इंस्पायर योजना के अंतर्गत जो है इनको छात्रवृत्ति मिली थी। आज अपने लड़के के ऊपर यूपीएससी 215वीं रैंक प्राप्त करने के बाद में किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आप? हम जो है गर्व महसूस कर रहे हैं। अब आगे क्या विचार है आपके बेटे का और आपका? आगे जो है वो बराबर अपनी उपलब्धियों में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे और हमारे उन्हें आशीर्वाद है कि वो बराबर बढ़ते रहें आगे और आगे बढ़कर जो है समाज के लिए, देश के लिए और जो है ईमानदारी से काम करें। अच्छा, बदायूं वालों के लिए क्या संदेश दोगे? जैसे अपने आपके बेटे के लिए आपने जो संदेश दिया या सानिध्य दिया या उसके लिए संरक्षण दिया, तो उसने यूपीएससी की 215वीं रैंक प्राप्त की है, तो बदायूं के बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए क्या संदेश दोगे जो इस तरीके की सफलता हासिल करें? उनको ये संदेश है कि वो बच्चे जो हैं समय पर उठें, समय पर सोएं और अधिक से अधिक पढ़ाई करें।
मैडम क्या नाम है आपका? मेरा प्रेरणा पाठक। अच्छा प्रेरणा जी, ये बताइए आपके जो देवर हैं आयुष पाठक, उन्होंने यूपीएससी की 215वीं रैंक प्राप्त की है, तो किस तरीके का फील महसूस कर रही हैं आप? सर बता नहीं सकते आपको, जब भैया ने फ़ोन करके हम लोग को ये वाली खबर दी थी ना, तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था एकदम से कि कैसा क्या। यूपीएससी की परीक्षा में 215वीं रैंक प्राप्त की है, तो किस तरीके का लग रहा है आपको, किस तरीके का फील महसूस हो रहा है? भाई उसकी मेहनत वसूल हो गई, हम सब लोगों को बहुत खुशी है। और तो ये कितने घंटे पढ़ते थे? ये कम से कम 20-22 घंटे पढ़ते थे। 20-22 घंटे। तो आपने किसी तरीके की कोई शिक्षा दी या कोई कुछ बताया कि इतना पढ़ो, ऐसे करो, वो करो? मैं तो उससे ये कहती थी कि बेटा थोड़ी देर लेट जा, थोड़ी देर बैठ जा, पर नहीं मम्मी मेरा पूरा कार्य हो जाएगा उसके बाद ही मैं करूँ, लेट बैठूंगा। तो कितने घंटे पढ़ते थे ये? अरे पूरी रात पढ़ता था, दिन निकाल देता था पढ़ते पढ़ते। अब शादी का क्या विचार है इनका? शादी तो करेंगे पर अभी 1 साल बाद करेंगे शादी। 1 साल बाद जी। तो अच्छा लग रहा है आपको? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो कब मुलाकात होगी अब आपके बेटे से आपकी? कल या परसों में हो जाएगी। कल या परसों में। चंदौली पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, गृह मंत्री और साथ ही गृह क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सकलडीहा तहसील को मॉडल तहसील बनाने का किया वादा। गैस सिलेंडर के दामों पर बयान को लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार। बोले अखिलेश यादव को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। विदेश नीति पर सपा के बयान को बताया हैरान करने वाला। कहा जो घर की नीति नहीं बना पा रहे वे विदेश नीति की बात कर रहे हैं। श्रम विभाग के कामकाज में यूपी को देश में पहला स्थान मिलने का दावा। ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज्यादा श्रमिक यूपी में पंजीकृत है। सकलडीहा में डेमोक्रेटिक भर संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे मंत्री। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सकलडीहा के निवासी है, हम लोग के घर के हैं। तो आपने ऐसा कुछ ऐतिहासिक कार्य किया है जो कि आपका मंत्रालय पूरे भारत में प्रथम आया, क्या है कि विशेषता? देखिए आज तो इतने नवाचार किए हैं, जैसे अभी हम लोग बार के शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, हमने लेबर कोड को ई कोड बनाया है। और इस लिहाज से भारत सरकार, श्री मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, हमारे विभाग को, श्रम विभाग को देश में पहला स्थान घोषित किया है, हमें पुरस्कार देने का काम किया। जो मजदूरों के मुकदमे हैं उसको एक अभियान चलाकर हमने जो निस्तारित कराया है, उसके लिए भी भारत सरकार ने हमें पुरस्कृत करने का काम किया है। हर हाथ को काम मिले, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है। और जो भारत सरकार लेबर के 4 कोड लेकर आई है, उत्तर प्रदेश की सरकार देश में पहली ऐसी सरकार है जिसने सबसे पहले 24 घंटा के अंदर हमने अपना प्रारूप बनाया और उत्तर प्रदेश में 4 कोड को लागू करने का काम किया 24 घंटा के अंदर। आज ई श्रम पोर्टल पर देश में सर्वाधिक श्रमिक हमने रजिस्टर्ड किए हैं। आज हमारा जो विभाग है, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि आज़ादी से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में जितने कारखाने पंजीकृत हुए, उससे भी ज़्यादा कारखाने हमने 2017 से लेकर अब तक पंजीकृत किया है। आज हम लगातार 2 वर्षों से नए कारखानों को पंजीकृत करने के क्षेत्र में हमने देश के दूसरे स्टेट को पीछे छोड़ा है और 2 साल से लगातार हम पहले नंबर पर हैं। हमने तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ा, हमने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ा, हमने गुजरात को भी पीछे छोड़ा। और ये इसलिए है कि आज जो परिवहन के क्षेत्र में सरकार ने काम किया है, आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हमारे पास हैं। आज हमारी सड़कें देश में नंबर 1 के स्थान पर हैं।
सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे पास हैं, और जो लैंड लॉक के नाम से उत्तर प्रदेश बदनाम था, हमने उत्तर प्रदेश की इस पहचान को भी बदलने का काम किया है। और जल मार्ग के विकल्प पर भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा मजबूती से काम किया है। हम इधर भी आगे बढ़े हैं और लैंड लॉक की पहचान को आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज देश में सर्वाधिक निवेश भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, सबसे ज़्यादा निवेशक भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आज 37.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। आप समझिए कि जब ये 37.5 लाख करोड़ ज़मीन पर उतरेगा तो उत्तर प्रदेश से हमारे युवाओं का पलायन बंद होगा, हमारे मजदूरों का पलायन बंद होगा। उत्तर प्रदेश से लोग रोजगार खोजने नहीं जाएंगे देश के दूसरे हिस्से में, बल्कि उत्तर प्रदेश देश के दूसरे हिस्से के लोगों को रोजगार देने वाला प्रदेश बनेगा। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। सरकार की जब बढ़ता है तो बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव के ज़माने में उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से किस स्थान पर था? हमने जो 8 वर्ष में काम किया है, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया है, और इकोनॉमी को तो वो समझते नहीं हैं। बहुत साधारण सी भाषा है इकोनॉमी की कि जब डिमांड बढ़ती है तो दाम बढ़ता है। सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? इस बात को तो सब लोग जानते हैं। तो जब कांग्रेस का ज़माना था, समाजवादी पार्टी ने 4 बार सरकार चला लिया और लोगों ने सरकार चला लिया, तब सिलेंडर और गैस के चूल्हे पर खाना सिर्फ अमीरों के घर में बना करता था। लेकिन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने गरीब के मड़ई झोपड़ी तक गैस का चूल्हा पहुंचा दिया। तो डिमांड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? लेकिन हमारी सरकार आज अपने गरीब भाई बहनों को मदद करने के लिए, अभी होली बीती है, हमने मुफ्त में सिलेंडर दिया है, दीपावली आएगी हम मुफ्त में सिलेंडर देंगे। सरकार हर तरीके से गरीबों के साथ खड़ी है। ये बात अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लग रही है, समाजवादी पार्टी। आपके मंत्री हम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि तहसील में जब तक तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र बनाएगा तब तक जातीयता की भावना बढ़ती जाएगी, क्या कहेंगे? अब उनके अपने विचार हैं, उन्होंने कोई सुझाव दिया है, हम लोग देखेंगे उनके सुझाव में क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की इस समय विदेश नीति जो है सरकार नहीं तय कर रही है, विदेश के लोग तय कर रहे हैं। विदेश, अब समाजवादी पार्टी भी विदेश नीति पर बात करे, आप सोचिए कितना आश्चर्य की बात है। जो अपने घर की नीति को ठीक से नहीं बना पा रहे हैं वो विदेश नीति पर बात कर रहे हैं, उनसे क्या सीखने की जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गृह क्षेत्र में सकलिया तहसील में बड़ी वक्ताओं की मांग पर घोषणाएं की हैं, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो तहसील सकलडीहा के हमारा जो बार यहाँ का है, डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के हमारे जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, आज उनके शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम था। मैं उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। सकलडीहा तहसील, मुझे ठीक से याद है कि जब 1993-94 में मेरे पिताजी विधायक थे तो उन्होंने इस तहसील को बनाने के लिए धरना दिया था, और उस समय की सरकार ने इस तहसील को बनाया और मौजी नारा पर पुल बनाने का काम किया। तो ये तहसील अच्छी बने, सारी सुविधा यहाँ पर आवे, सब सुविधाओं से ये तहसील आच्छादित हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने आज बार के सभी सम्मानित पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है, यहाँ के सभी अधिवक्ता साथियों से भी हमने निवेदन किया है कि कैसे हम सकलडीहा तहसील को एक मॉडल तहसील बना सकते हैं। इस पर हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए और एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। आने वाले समय में सकलडीहा को एक मॉडल तहसील बनाया जाए, इस तरह का हमें संकल्प लेना चाहिए।
चंदौली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। प्रेस वार्ता में बोले, जनपद की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। कहा, अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं है। आरोप, अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा। बढ़ते अपराध से आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही। और साथ ही भारतमाला सड़क परियोजना पर भी सांसद ने उठाए गंभीर सवाल। बोले, कई जगह मानकों के विपरीत हो रहा सड़क निर्माण। घटिया निर्माण से सड़क की गुणवत्ता पर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा। जिले की कानून व्यवस्था लगातार देखिए, जिम्मेदारी तो यहाँ के कप्तान को लेनी पड़ेगी, इसलिए कि इस होली के त्योहार में कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे दो पक्षों में विवाद न हुआ हो, जहां लोगों के सर नहीं फूटे हो और उत्पात न हुए हो और पुलिस मूक दर्शक की भांति देखती रही। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा जो है जिला किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है और कुछ अपराधी तत्वों के चंगुल में। तो इसलिए यहाँ पर अपराध रुकने का सवाल नहीं है, क्योंकि माफिया हावी हैं और कप्तान जो है कप्तानी नहीं कर रहा है और लग रहा है कि जैसे कोई होमगार्ड का कमांडर यहाँ का कप्तान हो। तो इस तरीके से तो लॉ एंड ऑर्डर चल नहीं सकता, उस पर भरोसा नहीं है। अभी पिछले दिनों हत्या हुई चंदवा थाना क्षेत्र में मुगलसराय में रोहितास पाल की हत्या हुई, अब तक उसका कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो क्या लगता है, कानून व्यवस्था खराब है, लेकिन लंबे समय से यहाँ कप्तान जमे भी हुए हैं, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हर हत्या के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक ताकतें होती हैं और यहाँ की पुलिस व्यवस्था उस राजनीतिक ताकतों के नीचे दब जाता है, इसलिए जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा कि जितने ठेके हैं सब जनप्रतिनिधियों के हैं। बालू सप्लाई जनप्रतिनिधि, ईटा सप्लाई जनप्रतिनिधि, रोड निर्माण जनप्रतिनिधि, तो आखिर शिकायत कौन करेगा? सारे शराब के ठेके जनप्रतिनिधि, तो कौन शिकायत करेगा? एक आप लोगों ने चुन लिया है विपक्ष का सांसद, हम आवाज उठाते हैं, आवाज हमारी कहां तक पहुंचती है ये आप सब लोगों ने देखा। हम आवाज उठाते रहेंगे और इनको जगाते रहेंगे और तब तक जगाते रहेंगे जब तक जनता इनके विरोध में खुद न खड़ी हो जाए। इसलिए जनता के साथ हम हैं। सड़कों को लेकर पीएम जयसवाल को लेकर के सवाल उठ रहे थे, वाराणसी के सूत्रों को ही मिला है, चंदौली को नहीं मिला। ये सरकार से पूछना चाहिए ना कि हमारा प्रस्ताव तो चंदौली के लिए भी है, हर जो है विधानसभा क्षेत्र के लिए है, तो क्यों अजगरा विधानसभा में ही स्वीकृति मिली? क्यों जो है सकलडीहा के लिए नहीं मिली? क्यों जो है मुगलसराय के लिए नहीं मिली? क्यों जो है कि सैयद राजा के लिए नहीं मिली? हमने 150 प्रस्ताव जो है PMGSY में, प्रधानमंत्री सड़क योजना में, जो है ग्रामीण सड़क योजना में हमने प्रस्तावित किए हैं। अब सरकार जो है एक तरीके से बायस्ड होकर के काम करती है कि हमारा जो लेटर हेड देखती है तो जैसे भैंसे को लाल कपड़ा दिखा दिया जाए वैसे समाजवादी लेटर पैड दिखता है, तो इसमें हमारा कौन सा दोष है?
भैया जब जब पुलिस का आला अफसर महीना ले रहा हो अपराधियों से, जब पुलिस के जितने थानाध्यक्ष और जितने इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं वो महीना पहुंचाते हो आला अफसर को, तो कैसे आप भरोसा कर सकते हैं कि जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है कि आम जनता के लिए दिखाई देगा। कप्तान और पुलिस के अधिकारी, प्रशासन, ये सब अपनी तिजोरी भरने के लिए काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए। जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता की हालत बिगड़ी, मौत हो गई। प्रसव के दौरान महिला ने बच्चे को दिया जन्म, नवजात सुरक्षित है। विंडमनगंज थाना क्षेत्र के घिवही गांव की रहने वाली थी मृतका। परिजनों ने महिला चिकित्सालय पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद अस्पताल में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मृतका अपने पीछे 4 बच्चों को छोड़ गई है, नवजात 5वां बच्चा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी जिला अस्पताल की पूरी घटना। नाम धीरज है। किसकी डेथ हुई है? मेरी बड़ी बहन के। कहाँ से आए? मेरी बहन रहती है घिवी के वाली विंडमगंज, हम लोग अनपरा के रहने वाले हैं जी। यहाँ हम लोग कल रात में अपने बहन को एडमिट, हमारे जीजा, मेरी बहन लोग, मेरे भाई ले आके कराए। इसके बाद इन लोग डिलीवरी था, इन्होंने बोला कि ब्लड कम है, इन्होंने बोला कि ब्लड कम है। दूध से हम लोग का रेफर यहाँ किया गया, इन्होंने बोला कि ब्लड कम है, 6 यूनिट 6 पॉइंट है। हम लोग यहाँ लेके आए, 6 पॉइंट में इन लोग बोले कि खून का व्यवस्था कीजिए। ब्लड है, भाई आया 1 बोतल, सबसे पहले तुरंत खून दिया। खून देने से पहले ही मेरी बहन का डिलीवरी हो गया। जब फिर उन्होंने फिर ब्लड चढ़ाने लगा, ब्लड मेरी बहन का जैसे चढ़ता, नस फटता, यहाँ दर्द होता, कई जगह था। मेरी बहन बताती तो डॉक्टर सारे बोलते थे कि सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब डिलीवरी होने के बाद ऐसा होता ही है। उनसे हम लोग कह रहे हैं बार बार कि अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए, हम लोग कहीं और लेके चले जाएंगे। कुछ भी, हम लोग गरीब हैं तब यहाँ लेके हम लोग घर तक डिलीवरी रखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैं इनके पास बार बार मैं आता था, मेरी बहन को बार बार दर्द होता। जब मैं इनको बोलता कि मेरी बहन का दर्द होता है, बोलते थे नॉर्मल है। आते ना जाने कौन सा बार बार इंजेक्शन लगाते, बोलते कि आराम हो जाएगा कुछ देर में। अभी कुछ देर 1-1.5 घंटे पहले, मृत्यु होने से मुश्किल से 10 मिनट पहले, मैं इनको बुलाया, ये बीपी वाली मशीन लेके गए, पता नहीं क्या क्या, पल्स नापे, बीपी नापे। इसके बाद जब सीरियस हुई मेरी बहन, हम इनसे बोले कि क्या, ये बोले कि बनारस हम रेफर कर रहे हैं। हम बोले कि बनारस लेके जाने के लिए समय तो नहीं है, मैं कुछ भी गारंटी लेके, मैं साई हॉस्पिटल या श्रेया हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में लेके चले जाएंगे। आप थोड़ा सा कोई सहायता कीजिए, कोई ऑक्सीजन वाला गाड़ी दीजिए। ये गाड़ी नहीं दी, उस रूम में लेके गए, मेरी बहन को ऑक्सीजन लगाए हुए थे। मेरी बहन को ना जाने उस रूम में भी कौन सा इंजेक्शन दिए, फिर ऑक्सीजन हटा दिए। हम बोले कि ऑक्सीजन मत हटाइए, किसी प्राइवेट गाड़ी को आने दीजिए, फिर हम लोग लेके जब जाएंगे तब ऑक्सीजन हटाइए। लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन हटा दिया। जैसे ऑक्सीजन हटाई, मेरी बहन ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। सर, आप लोग से ही गुहार है, मेरी बहन के 5 बच्चे हैं, कोई नहीं है, कौन पालेगा? मेरी बहन को न्याय दिलाइए, मेरी बहन को उचित मुआवजा दिलाइए उनके बच्चों के सहायता के लिए। आप ही लोग से उम्मीद है मुझे। बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। अगर ये पहले बताए होते तो दिक्कत है, हम लोग लेके चले जाते। हम लोग बार बार पूछते, जो अभी ड्यूटी में पहले।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में थाना डिडौली पुलिस ने डिडौली क्षेत्र अंतर्गत स्कूल में हुई चोरी के संबंध में पंजीकृत अभियोग एवं गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 1,13,800 रुपए व मोबाइल फोन वीवो गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त बंटी पुत्र राजेश निवासी ग्राम खुंगावली थाना गुजरौल जनपद अमरोहा उम्र करीब 21 वर्षीय को दिनांक 7 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया है। संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 45/2026 धारा 305/317 2 BNS में गिरफ्तार किया गया है। जी सर, आज जो डिटोली थाने का जो खुलासा हो रहा है चोरी का, क्या मामला है? क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना डिडौली पुलिस द्वारा आर्यन स्कूल में हुई चोरी की घटना जो 6 फरवरी को हुई थी, इसमें एक हमारा मुकदमा अपराध संख्या 45/26 पंजीकृत है, जिसमें एक अभियुक्त शिवम पहले से ही जेल भेजा जा चुका है और आज दूसरा अभियुक्त बंटी सनाफ राजेश जो खुंगावली गजरौला का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया है। इसके कब्जे से 1,13,800 रुपये और चोरी के पैसे से खरीदा गया एक वीवो मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, पहले से कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, इस अभियुक्त के ऊपर पहले से ही रहरा थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक मामला और है जो चोरी का ही है। ठीक है। जनपद हरदोई के थाना लूनार क्षेत्र में एक महिला के साथ ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट और दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ससुर, देवर और नंदोई पर सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया। बताया जा रहा कि घटना महिला के पति की मौजूदगी में हुई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ससुर और देवर को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी हरपालपुर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा इस घटना से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आज दिनांक 6/3/2026 को थाना लूनार पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो कि थाना क्षेत्र लूनार की निवासिनी है, इसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, जिसको उसके ससुर, देवर, सास व नंदोई द्वारा मारा पीटा गया है और कमरे में बंद कर दिया गया। मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया, जिससे वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उपचार हेतु सीएचसी पाली भर्ती कराया गया। पीड़िता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए ससुर, देवर, सास को फैसलापुर से लिया गया। अन्य विधिक प्रक्रिया पर जनपद हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में पुलिस ने मारपीट व धमकी के मामले में 2 अभियुक्तों को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम श्रीमऊ निवासी शिवम जोशी पुत्र रंजीत जोशी ने थाना अरवल में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अंकित वर्मा व आकाश कश्यप सहित अन्य लोगों ने उनके साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में थाना पर अरवल में मुकदमा अपराध संख्या 48/26 धारा 115 2 352 109 1 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना के दौरान 9/25 आयुध अधिनियम की धारा भी बढ़ाई गई थी। गिरफ्तारी की कार्रवाई उप निरीक्षक अभय कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव, कांस्टेबल डिक मोहन, अंकुर कुमार व मोनू कुमार की पुलिस टीम द्वारा की गई थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज में शनिवार को दिन दहाड़े LKG में पढ़ने वाले बच्चे का अपहरण हो गया। छात्र स्कूल से घर लौट रहा था। जैसे ही वह अपने स्कूल वैन से नीचे उतरा, 2 बदमाशों ने उसे कार के भीतर खींच लिया और भाग निकले। ये किडनैपिंग बच्चे के दादा के सामने हुई। वे उसे रिसीव करने पहुंचे थे, वहां कुछ ही दूरी पर खड़े थे। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। बच्चे के पिता मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड और मां का रो रोकर बुरा हाल है। अभी तक फिरौती का फोन नहीं आया। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, एडिशनल SP कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा और साथ ही यमुना पार DCP विवेक चंद्र यादव मौके पर पहुंचे हैं। दोनों अफसरों ने मांडा थाने के SHO अनिल कुमार वर्मा को फटकार लगाई है।
और साथ ही अजय पाल ने 24 घंटे में छात्र की बरामदगी का आश्वासन दिया है। घटना शनिवार शाम 4 बजे के करीब मांडा के सरायकला गांव में हुई है। गांव के ओम प्रकाश शर्मा मुंबई में रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। गांव में उनकी पत्नी, 2 बच्चों के अलावा उनके पिता नागेश्वर रहते हैं। ओम प्रकाश के दोनों बच्चे में 6 साल का प्रतीक और बड़ा है और साथ ही उससे छोटा एक बेटी है जो 3 साल की है। प्रतीक मेजा के रामनगर में सोनार का तारा स्थित स्कूल में LKG में पढ़ता है। स्कूल घर से करीब 15 किलोमीटर दूर है और वहां वैन से आता जाता है। वैन घर से करीब 150 मीटर दूर उतार देती है और वहां से उसे उसके दादा लेते हैं। और साथ ही दादा नागेश्वर ने बताया, रोज शाम 4 बजे के करीब प्रतीक स्कूल से घर लौटता है। शनिवार शाम भी इसी वक्त उसे लेने जा रहे थे। जिस पॉइंट पर स्कूल वैन प्रतीक को उतारती है उससे करीब 20 कदम की दूरी पर ही था, तभी सफेद रंग की ऑल्टो कार आकर रुकी। उसमें 2 लोग बैठे थे। एक कार से बाहर आकर मुझसे रास्ता पूछने लगा, इतने में ही वैन आ गई। उन्होंने बताया, जैसे ही प्रतीक वैन से उतरा मुझसे रास्ता पूछता रहा। व्यक्ति तेजी से बच्चे की ओर दौड़ा। मैं कुछ समझ पाता तब तक उसके साथी ने कार आगे बढ़ा दी। जो घटना हुई है बच्चे का इस पर सर क्या कहेंगे? ये जो थाना मांडा क्षेत्र में सरायकला गांव में एक 5-5.5 साल के लगभग उम्र के जो बच्चे के अपहरण की सूचना दी गई थी, उस पे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, मेरे द्वारा और हमारे DCP साहब के द्वारा पहुंच करके परिजनों से वार्ता की गई। जो घटनास्थल का उसका निरीक्षण किया गया और जितने भी अभी तक जो वर्कआउट किया गया है केस पे, हमारी 8 टीमें इस पे लगातार काम कर रही हैं पूरे जनपद में। और जितना भी वर्कआउट किया गया है, कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जिससे उम्मीद है कि वो जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा और आगे के जो भी इसमें विवेचना में जो तथ्य निकल करके आएंगे वो आपसे शेयर किए जाएंगे। देखिए, अभी हम मांडा के सरायकला में मौजूद है। अभी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। 6 साल का मासूम बच्चा का जो है अपहरण हो जाता है। स्कूल से लड़का आता है, वैन गाड़ी छोड़ती है और दादा, वही दादा हमारे साथ मौजूद हैं जिनके सामने उस 6 साल मासूम बच्चे को उठा करके लेके चले जाते हैं। दादा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? नागेश्वर साहब। अच्छा, बताइए वो लड़का कौन सी स्कूल में पढ़ता था? गुलाब पत्ती वहाँ कोढ़ा। कितने बजे वो गाड़ी आई थी? ये आई यहाँ से 3:20 पर। अच्छा, तो जब बच्चा उतरा तो आपके सामने ही बच्चे को उठा के लेके गए? हमारे सामने ही। वो हमसे पूछ रहा था, अब हम क्या जाने कि हाँ साला यही काम करेगा। और उसके बाद जो है हमसे पूछा कि जवनिया किधर जाएगा। हम कहा जवनिया इधर है, कनगड़ा से घूम जाओगे। और इतने में हमारा नाती उतरा और हमको यह नहीं गौर था कि हाँ साला हमारा नाती ही उठाएगा। और तड़ से ऐसे पकड़ा और पकड़ के गाड़ी स्टार्ट थी। और मतलब पहले आपको गुमराह किया जाता है, उसके बाद आपके नाती को अपहरण कर लिया जाता है। तो क्या चाहते हैं आप? अरे हम तो यही चाहते हैं भगवान हमारा नाती हमारे काम में आ जाए। और क्या चाहते हैं? आपका नाती मिल जाए, बस यही चाहते हैं। हमारे नाती हमारे काम में। कितने साल का था वो मासूम? 7 साल का। हाँ। अच्छा, हमेशा वो 3 बजे 3:30 बजे स्कूल से आता था। तो क्या अभी मांडा पुलिस आप लोगों की मदद कर रही है ना? पूरी टीम लगी हुई है। हाँ, कह तो गए हैं। पूरी टीम लगी हुई है। बहुत जल्द जो है पता चल जाएगा कौन है। प्रभु है बंसी वाले गोविंद टंगड़ी जाग वाले ये बताइए, जिस तरह से बच्चों का अपहरण दिन दहाड़े ही कह सकते हैं, 3-4 क्या होता है? 3-4 बजे दिन दहाड़े इस तरह घटना समाज के सुरक्षा की भावना पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आम आदमी किस प्रकार से जीवन व्यतीत करेगा और किस प्रकार से जो है उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ये है कैसे अब खुश हो यह बच्चा जिसका एक लड़का था, एक लड़की थी, जो है औरत का ऑपरेशन हो चुका है, जो है अब वो किस सहारे से रहेगा। जो बिल्कुल देख रहे हैं हम, सराय खत्म हो गया, उसका तो वंश ही खत्म हो गया ना। एक लड़का था वो भी गायब है, जो है अगर नहीं मिलता। फिलहाल काफी टीमें लगी हैं, पुलिस प्रशासन और COG टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी जो है खुलासा करेगी। लेकिन इतना मनबड़ हो चुके हैं यह आपराधिक तत्व जो है कि इस प्रकार घटना खुलेआम अंजाम देना दिन दहाड़े कर, और दिन दहाड़े जो है यह एक प्रश्न चिन्ह हो गया है समाज में सुरक्षा की भावना पर। देख रहे हैं 6 साल का मासूम बच्चा स्कूल गया था। स्कूल से जैसे ही रिटर्न वैन जो है अपने उसके घर पे उतारती है और उन्हीं के दादा को जो है पहले भ्रमित किया जाता है, रास्ता पूछा जाता है, रास्ते के बहाने 6 साल मासूम बच्चे को अपहरण करके उठा करके लेके चला जाता है। फिलहाल मांडा पुलिस और COG टीम
गंभीरता से लगी हुई है, बहुत जल्द जो है खुलासा करेगी आखिर अपहरण करता है कौन, आखिर इसमें कितने दिन से जो है ये लोग यहाँ पे नजरें धसाए बैठे थे। फिलहाल आप लोगों से अपील बार बार किया जा रहा है कि अपने बच्चों को जो है विशेष ध्यान दीजिए, एकांत में अकेले में अपने बच्चों को न छोड़िए, क्योंकि जिस तरह से जो बच्चे चोर हैं वो आए दिन आप लोग देख रहे होंगे ऐसे जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमें ऐसा लग रहा है, सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार बताएं तो यहाँ काफी दिनों से वो लोग जो है रहतीकात करते होंगे, तभी जो है उस बच्चे को इस टाइम से उठाए। जिस तरह से लड़के के जो दादा थे वो बता रहे थे कि दिन दहाड़े, सोचिए कितनी शर्म की बात है कि उनको डर नहीं लगा, उनके ही हाथ से उस बच्चे को छीन करके लेके जाने में जो है सफल हो जाते हैं। फिलहाल मांडा पुलिस इस मामले को जो गंभीरता से ली हुई है और सीओजी टीम जो है इसको गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है, बहुत जल्द जो है खुलासा करेगी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना नौगावा सादात पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण कर 2 शातिर अभियुक्त मोबाइल चोरों को किया है गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूट किया हुआ मोबाइल व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बताते चले कि 7 मार्च 2026 को देर रात्रि नौगावा सादात पुलिस ने ज्ञान प्रकाश स्कूल की तिराहे पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कहते हैं वहां से लूट के संबंध में एक मोबाइल जिसकी अनुमानित कीमत 23,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त छोटू पुत्र देवराज निवासी नंगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, आकाश पुत्र मलखान निवासी नंगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नौगावा सादात पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हमेशा से पुलिस व एक्टिव रहती है अमरोहा पुलिस। और अभी नौगावा सादात में कल 6 मार्च को दोपहर में ये 2 अभियुक्त हैं छोटू और आकाश, ये दोनों ग्राम नगली जाजू नूरपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों लोगों ने एक व्यक्ति आकाशदीप जो जियो कंपनी में काम करता था उसका मोबाइल लूट लिया था और लूट करके लोग फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी करने के बाद इनके पास से जो ये घटना में इन्होंने जो मोबाइल लूटा था वो मोबाइल हमने बरामद कर लिया है और इनकी जो बाइक यूज की गई थी इनके द्वारा लूट में वो भी बरामद कर ली है और इन दोनों को विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इनका कोई पुराना इतिहास है? इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना नौगावा सादात पुलिस टीम की तत्परता से अपहृत नाबालिग बच्चे को मात्र 6 घंटे के भीतर सकुशलता पूर्वक बरामद कर लिया गया। फिरौती मांगने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। बताते चले कि वादे हरपाल पुत्र दुर्गा सिंह निवासी ग्राम यहियापुर थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा द्वारा थाना नौगावा सादात पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था कि दिनांक 7 मार्च 2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पोते विवान यादव उम्र लगभग 5 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय अवनीश कुमार का अपहरण कर लिया गया था तथा फोन के माध्यम से 12 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना नौगावा सादात पर तत्काल अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई थी। पुलिस टीम द्वारा तत्परता, तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपहृत बालक विवान यादव को मात्र 6 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया गया तथा घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर व पुलिस हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद अभियुक्त लवीश यादव अपहृत विवान का रिश्ते में भाई लगता है और अभियुक्त गढ़ द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि अपहृत विवान के पिता की आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कुछ समय पूर्व बीमा का लगभग 30 लाख रुपए परिवार के बैंक अकाउंट में आया था। इसके अभियुक्त लवीश को इसकी जानकारी थी। पैसे की जरूरत के लिए अभियुक्त लवीश द्वारा अपहरण का प्लान बनाया गया, जिससे अपने साथी सीधे आकाश व धर्मेंद्र के साथ मिलकर विवान का अपहरण किया गया था।
जी सर बताएं, जो याहियापुर वाला मामला था क्या था सर? थाना नौगावा क्षेत्रांतर्गत आज दोपहर में ग्राम यहियापुर में एक 5 वर्षीय बालक विवान के अपहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी। साथ ही इसको छोड़ने के लिए 12 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई थी। सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची। तहरीर के आधार पे इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। पूरी टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 6 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही इसमें 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम है लवीश, आकाश और धर्मेंद्र। इसमें लवीश अपहरित बच्चे का रिश्ते में भाई लगता है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में ये बताया है कि विवान के पिता की आज से लगभग 5 साल पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और कुछ महीने पूर्व इसमें बीमा का पैसा इनके अकाउंट में आया था। इसको इसकी जानकारी थी, इसको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने ये प्लान बनाया कि अपहरण की फिरौती मांगेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है तो आसानी से इसको फिरौती का पैसा मिल जाएगा। इसने अपने 2 साथियों आकाश और धर्मेंद्र के साथ ये प्लान को कंप्लीट किया। इसमें ये बच्चे के घर के बाहर गया था और बच्चा से इसने बात करके, क्योंकि इसको जानता था, भरोसे में लेके आकाश और धर्मेंद्र के साथ बाइक में बैठा के भेज दिया कि आप तुम चलो, मैं आता हूँ पीछे से। और फिर ये दोनों ही आकाश और धर्मेंद्र इसको बिजनौर ले गए थे, नूरपुर एरिया में। पुलिस की तत्परता से लगातार इसमें कार्य कर रहे थे और इनकी तलाश की जा रही थी। इसमें आकाश और धर्मेंद्र बच्चे को नूरपुर बस स्टेशन पे छोड़ के फरार हो गए थे। इसमें पुलिस ने बहुत ही तत्परता से कार्य करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और बच्चे को भी सकुशल बरामद किया। खबर चंदौली से है, जहां डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यदायी संस्थान को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। कार्य पूर्ण कर संबंधित विभाग को जल्द करे हैंडओवर। कार्य में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। कार्य में उपयोग होने वाले मटेरियल की गुणवत्ता का रखा जाए ध्यान, डीएम ने कहा। हैंडओवर लेने से पहले वाटर कनेक्शन, ऑक्सीजन कनेक्शन सहित सभी चीजों की जाँच की जाए। सभी उपकरणों की पूरी तरह टेस्टिंग के बाद हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी की जाए। मार्च शनिवार को मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन कानपुर में अत्यंत भव्य एवं अभूतपूर्व पुष्प होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दिव्य उत्सव में हजारों की संख्या में भक्तों एवं कानपुर वासियों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति उल्लास एवं आध्यात्मिक आनंद का वातावरण व्याप्त हो गया। इस वर्ष आयोजित फूलों की होली विशेष रूप से अद्भुत एवं आकर्षक रही। मंदिर के मुख्य विग्रह श्री श्री राधा माधव श्री श्री लक्ष्मण हनुमान जी का अत्यंत मनोहर पुष्प श्रृंगार किया गया। विभिन्न रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सुसज्जित विग्रहों के दर्शन कर भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। प्रातःकालीन सत्र में इस्कॉन के जोनल सेक्रेटरी श्रीमान देवकी नंदन प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत पर अत्यंत प्रेरणादायक प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने भक्तों को भक्ति, साधना और श्री कृष्ण के पवित्र नाम के महत्व पर गहन मार्गदर्शन प्रदान किया है। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही पुष्प होली आरंभ हुई, भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे पर पुष्पों की वर्षा की और पूरे परिसर फूलों को प्रतीत वहां पर सुगंधित कर दिया और सभी लोग भक्ति में भाव विभोर नजर आए थे। हरे कृष्ण महामंत्र का सामुदायिक कीर्तन हुआ। मृदंग और करताल की गूंजती ध्वनियों के साथ जब मंदिर परिसर में गूंजा तो उपस्थित सभी भक्त भक्ति रस में सराबोर होकर नृत्य करते हुए वहां पर नजर आए थे।
खबर जौनपुर से है, जहां अराजक तत्वों ने गाड़ियों में लगाई आग। कुमल ऑटो पार्ट्स एवं गैराज दुकान पर खड़ी लगभग 15 गाड़ियों में आग लगाई है। गाड़ियों में आग लगते वीडियो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ और साथ ही गाड़ियों में आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित व्यक्तियों ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। केराकत कोतवाली क्षेत्र के नई बाजार का बताया जा रहा पूरा घटनाक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में एक गेस्ट हाउस कर्मचारी की पिटाई का मामला सामने आया है। शनिवार को रेलवे स्टेशन गेट संख्या 1 स्थित काली मंदिर के पीछे एक घटना हुई है, जब एक गेस्ट हाउस के सामने से बाइक हटाने को लेकर दूसरे गेस्ट हाउस के मालिक ने कर्मचारी को लात घूंसों से पीटा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मामला कोतवाली पहुंचा। बताया जाता है कि काली मंदिर के पीछे स्थित सनराइज गेस्ट हाउस के सामने बीच रास्ते में एक बाइक खड़ी थी। सनराइज गेस्ट हाउस के कर्मचारी सोनू कुमार ने इस बाइक को किनारे हटा दिया। ये बात बगल के अग्रवाल गेस्ट हाउस के मालिक को नागवार गुजरी। सोनू कुमार का आरोप है कि बाइक बीच रास्ते में खड़ी होने के कारण आने जाने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उसने इसे हटाया था। इसके बाद अग्रवाल गेस्ट हाउस के मालिक राजू अग्रवाल और मनोज अग्रवाल ने आकर उसे लात घूंसों से पीटा है। सोनू ने बताया कि उसकी पिटाई के दौरान जब दोनों भाइयों की नजर कैमरे पर पड़ी तो वहां से हट गए और उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया भी गया है। अपना नाम ऊपर से बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं कैथापुर का निवासी हूँ। अच्छा, क्या हुआ है आज आपके साथ? मैं विगत 3 वर्षों से अग्रवाल गेस्ट हाउस के सनराइज गेस्ट हाउस में काम कर रहा हूँ। और आज शाम मेरे होटल से जस्ट 20 मीटर अंदर आने के लिए गली है, वहाँ पे बीच रास्ते पे एक अज्ञात व्यक्ति बाइक खड़ा कर दिया था। अच्छा। जिसमें रास्ते में आने जाने में लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही थी, तो वो बाइक हटा के हम अपने रिसेप्शन के सामने खड़ा कर दिए, जहाँ पे कैमरा सभी लगा हुआ है। उसके बाद थोड़ी देरी बाद मनोज अग्रवाल और राजू अग्रवाल आए मेरे होटल पे और मुझे होटल से निकाल के भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द बोले और लात और घूंसों से मारा। और जब उनको पता चल गया कि यहाँ पे कैमरा है तो उन्होंने मुझे साइड ले जाकर पिस्तौल तक निकाल के जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, आप थाने आए तो थाने पे क्या हुआ है? अभी मैंने थाने पे तहरीर दे दी है और SHO साहब सुबह कल 10 बजे आएंगे और बुलाया गया है कि कल सुबह 10 बजे तक आप आइए। अच्छा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना मंडी धनौरा कस्बा निवासी वादी आवेदक तुषार कौशिक पुत्र स्वर्गीय सत्यपाल शर्मा निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्बा व आपको बता दें कि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा के द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2026 को साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी कि वादी के खाते से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी कर 48,000 रुपए ट्रांसफर कर निकाल लिए गए थे, जिसके उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा थाना मंडी धनौरा साइबर सेल व थाना साइबर क्राइम टीम जनपद अमरोहा को अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी धनौरा महोदय के नेतृत्व में तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना मंडी धनौरा साइबर सेल व साइबर सेल अमरोहा की टीम के द्वारा उक्त प्रकरण में आवेदक तुषार कौशिक पुत्र स्वर्गीय सत्य प्रकाश शर्मा निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा से धोखाधड़ी का ट्रांसफर करते हुए कुल 48,000 रुपए पीड़ित के बैंक खाते से दिनांक 28 फरवरी 2026 को वापस कराए गए रुपए में वापस पाकर वादी ने खुशी का इजहार करते हुए थाना मंडी धनौरा कार्यालय आकर अमरोहा पुलिस को धन्यवाद कहा है।
पाली थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव में एक किसान ने फांसी लगाकर दी जान। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम निजामपुर में रविवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिराम 55 वर्षीय पुत्र ठाकुरी निवासी ग्राम निजामपुर ने पाली कस्बे में स्थित चेयरमैन की बगिया में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और हरिराम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, जबकि उनके अन्य भाइयों में नाम अशोक, कमलेश और सतीश बताए गए हैं। हरिराम खेती किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी पत्नी का करीब 20 वर्ष पहले ही निधन हो चुका था और मृतक के परिवार में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के पिता ठाकुरी बेटे की मौत की खबर सुनकर बेहद सदमे में हैं और बार बार बेहोश हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज गौ तस्करी में बंद मिर्जापुर के अपना दल कमेरावादी के जिला अध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह के समर्थन में विधायक अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल धरने पर बैठी। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में 6 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के बाद पल्लवी पटेल ने अपना धरना समाप्त किया। मीडिया से बात करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि हमें आश्वासन मिला है, पहली एफआईआर में जो जमानत की सुनवाई होगी इससे पहले जमानत के कागजात का वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। दूसरी एफआईआर में भी कागजात जमा करवा दिए जाएंगे। अब उनके खिलाफ इसके आगे कार्रवाई नहीं होगी। और साथ ही पल्लवी पटेल सपा विधायक अपना दल कमेरावादी नेता हैं और साथ ही उन्होंने कहा पहली एफआईआर में जो जमानत की सुनवाई होगी इससे पहले जमानतदार के कागजात का वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। डीएम साहब से वार्ता भरी है, क्या निष्कर्ष निकला है? क्या जो गौ तस्करी में आपके जिला अध्यक्ष जो पकड़े गए थे, क्या वो उनको फर्जी बताया गया है? आपका ये पता क्या निष्कर्ष क्या है? देखिए, अपना दल कमेरावादी का प्रतिनिधि मंडल जो अभी डीएम साहब और एसपी महोदया से मिला है, निश्चित तौर पर प्रशासन कभी स्वीकार नहीं करता कि कूट रचित कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर प्रॉमिस कर दी गई है कि जो पहली एफआईआर दर्ज करी गई और जिसमें बेल की प्रक्रिया को रोक दिया गया, वहां पर जो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की, मतलब या तो 9 या 10 तारीख, वहां तब तक जो जमानत करता है उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी एफआईआर जो करी गई है जिसमें नाम शामिल किया गया है, उसके सापेक्ष समस्त जो केस फाइल है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पास फैक्ट्स है, वो सारे जमा कर दिए जाएंगे। साथ ही इस बात का भी आश्वासन है, एश्योरेंस है कि इसके आगे कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो। ये नहीं तो क्या आप मानते हैं कि आपका जिला अध्यक्ष ने गलती
वो गौ तस्करी करता था कि आप अभी मान लें कि वो उसके ऊपर फर्जी आरोप? देखिए, जितना ये प्रशासन और पुलिस मानता है कि हमारे जिला अध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल एक बड़े मतलब गैंग का हिस्सा है, हम पूरे पुख्ता तरीके से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 20 साल से जनप्रतिनिधि है और उसको आपने कूट रचित पेपरों के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से और जो राजनीतिक द्वेष है, उनके सामाजिक और उनकी जो राजनीतिक एक छवि है उसको धूमिल करने के लिए जो काम किया गया है, वो पूरा उसका जीता जागता उदाहरण मिर्जापुर जनपद में दिखाई दे रहा है। पहले भी तो मुकदमा था, पहले भी उसको मुकदमा था और आपको लगता क्या राजनीति? देखिए, राजनीति वही लोग कर रहे हैं जिनके हाथ की कठपुतली ये पुलिस प्रशासन बना हुआ है। जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल, हम जिनके वारिस हैं और जिनका आंदोलन लेके हम चल रहे हैं और जो जिनके नाम को बेच करके खा रहे हैं और जो यहाँ पर सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, ऐसे लोग अगर चाहेंगे कि हमारे जिलाध्यक्ष को अंदर रख करके हमारे हौसले को, हमारी आवाज को, हमारे आंदोलन को अगर खत्म करने की आप चेष्टा कर रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं। आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे, स्प्रिंग उतनी तेज उछाल मार के वापस आएगी। को पकड़ना क्या राजनीति आप मानती है? अगर वो गौ तस्करी में जेल जा रहा है आपका जिलाध्यक्ष, क्या वो राजनीति क्या है? देखिए, जिनको पकड़ा गया उनका पहले से ऐसी हिस्ट्री है और ऐसा कैसे कि एफआईआर दर्ज होने के 4 दिन बाद तक, जब तक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं हुआ, प्रेशर नहीं पड़ा, तब तक हमारे जिलाध्यक्ष का नाम नहीं आया। जिन लोगों को पकड़ा गया उन्होंने भी अपनी गवाही में उनका नाम नहीं दिया गया। जब उनको मारा पीटा तब उन्होंने उनका नाम दिया है। ये अपना दल के जिलाध्यक्ष और सम्मान और नीति की बात है, तो मुझे लगता है अपना दल अपने आप में सक्षम है अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला। टीवी की पॉपुलर शो नागिन 3 ये रिश्ता क्या कहलाता है और दास्तान मोहब्बत सलीम अनारकली से मशहूर अभिनेत्री हेली दारूवाला उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए पहुंची हैं और हरिद्वार आते ही उन्होंने मां गंगा के दर्शन किए और हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुई हैं। दक्ष मंदिर में भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया, हेली गंगा आरती में शामिल होकर बेहद खुश नजर आई। उनकी मां गंगा से गहरा लगाव है, आध्यात्मिक को बहुत पसंद करती हैं। बॉलीवुड में दम लगा के हाइशा से डेब्यू करने वाली हेली लोकप्रिय मॉडल भी हैं। उनकी अभिनय यात्रा लव यू जिंदगी से शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड के विभिन्न लोकेशंस पर रहेंगी हेली। हरिद्वार के आध्यात्मिकता में मंत्रमुग्ध उन्हें कर दिया है। टीवी और सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली हेली का ये दौरा चर्चा का विषय बना है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।